गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं भी थीं, जिनमें राजा निर्बसियां, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान और काली आंधी ये उनके उपन्यास थे। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। इस पाठ में लेखक ने उस समय की बात का उल्लेख किया है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारी थी। इस अवसर पर स्वागत की भव्य तैयारियां की गईं। रानी के दर्जी ने इस अवसर पर पहनने के लिए रानी के लिए हल्के नीले रंग का एक सूट तैयार किया था, जिसमें रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। इस सूट पर करीब 400 पाउंड, लगभग 5,000 रुपये का खर्चा आया था। रानी से संबंधित अनेक प्रकार की खबरें अखबारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इनमें रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे तथा नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां भी शामिल थीं। दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा था, लेकिन एक मुश्किल घड़ी हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उसकी नाक गायब थी। हथियारबंद पहरेदारों की उपस्थिति के बावजूद जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी यहाँ आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह बहुत ही परेशानी का कारण था। नाक लगाने का काम बड़ी सरगर्मी के साथ हुआ। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। उसने उस पत्थर की मांग की जिस पत्थर से वह लाट बनी थी। फाइलों को खंगाला गया, पर उस पत्थर का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। मूर्तिकार ने स्वयं उस पत्थर को तलाशने का बीड़ा उठाया। काफी भटकने के बाद भी उसने इस काम में सफलता नहीं मिली। उसने नया सुझाव दिया, देश की स्थापित नेताओं की मूर्तियों में से जिसकी नाक फिट बैठती हो, उसे उतारकर वहीं लगा दिया जाए। पर देश के नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, अतः यह सुझाव भी टाइटन फिश होकर रह गया। फिर उसने देश के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की बात कही। मूर्तिकार को इसकी इजाजत मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया था और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग गई। खबर छपी, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में कहीं किसी समारोह होने की खबर नहीं छपी। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। उस बुत के लिए नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में अपने पति के
हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के लिए क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में उनकी अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, पर सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। एक नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियां ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चलता रहा। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक
चलती गई। रानी आई और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से आया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क के फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग के फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ को पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम सौंपा गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग और तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी हैं। अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब यह है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण भी बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश
दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और जुझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उससे कहीं बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ भी सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक सुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लेने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के लिए साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसे नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ
था कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। थैंक यू।